कल हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था, ठीक है, कुछ इस तरीके से था। इसमें मुझे बताइए O से A तक की लिमिट को क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। जो हुक्स लॉ है वो अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाऊं और हुक्स लॉ के लिए बनाना पड़े तो आप कैसे बनाएंगे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एक ग्राफ बनाओगे और केवल O से A तक की लिमिट आप प्लॉट कर दोगे। यानी हुक्स लॉ के लिए जो ग्राफ बनता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में वो कैसा होगा? इस तरीके से होगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। या फिर आप ये बोल सकते हैं एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू लोड। जितना आप लोड लगाएंगे उतना ही क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सटेंशन होगा। यही हुक्स लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। ए से बी क्या होता था? ये बी पॉइंट क्या था? इलास्टिक लिमिट। यानी कि किसी भी बॉडी में इलास्टिसिटी कब तक रहेगी? बी पॉइंट तक रहेगी। यानी बी पॉइंट पे अगर लोड हटा दिया जाए तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है, ठीक है। देयरफॉर द पॉइंट बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। इसके बियॉन्ड हम अगर और लोड बढ़ाते हैं तो अब स्ट्रेन जो डेवलप होगी वो परमानेंट होगी। यानी कि बियॉन्ड बी अगर हम लोड हटा दें, एक्सटर्नल लोड हटा दें, तो बॉडी जो है अपनी वापस रिगेन करने की कोशिश तो करेगी लेकिन वापस आ नहीं पाएगी। कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें आ चुकी होगी। तो बीच में मैंने कल बताया था सी पॉइंट को एज्यूम कर लिया है तो बॉडी वापस आने देगी। इस सी पॉइंट पे कितनी स्ट्रेन है? इतनी डेवलप हुई है स्ट्रेन। जैसे ही आप लोड हटा देते हैं तो वापस आने की कोशिश करेगी। उसके फाइबर्स में इलास्टिसिटी या फिर रेस्टोरिंग फोर्स थोड़ी बहुत होगी जिसकी वजह से वो वापस आने की कोशिश तो करेगी लेकिन वापस आ नहीं पाएगी। और उसमें क्या डेवलप हो जाएगा? परमानेंट सेट डेवलप हो चुका होगा। इसकी वैल्यू लेस देन 1% रहती है, ठीक है। कितनी रहती है? लेस देन 1%, लेस देन 1%। फिर डी पॉइंट को मैंने क्या बताया था? व्हाट इज डी पॉइंट? डी पॉइंट पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप हो चुकी होंगी। दैट मींस द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी वो किस पे होगी? डी पॉइंट पे होगी। So the corresponding stresses at point D are called ultimate tensile strength। और C point पे B point पे जो stresses होंगी उसको क्या बोलोगे? yield stress या yield strength भी बोलोगे, ठीक है। फिर D के beyond मैंने क्या बताया था कि D के beyond अब हल्का सा भी खींचते हो वायर को, हालांकि एक UTM मशीन होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उससे ये सब टेस्टिंग की जाती है। तो वायर को आप फर्दर हल्का सा भी फोर्स लगाओगे तो अपने आप खींचने लगेगा। और क्या फॉर्मेशन होने लगती है? नेक फॉर्मेशन होने लगती है। यानी कुछ इस तरीके से डेवलप होने लगता है। आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। और ई पॉइंट पे आने पे क्या होता है? वायर ब्रेक हो जाता है। नेक फॉर्मेशन वाली बात आपके में नहीं है, फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा थोड़ी बताई बात। इतनी बात समझ गए थे कल? फिर अब आता है कि टाइप ऑफ मटेरियल। भाई जो सॉलिड्स हैं उसमें मेलेबिलिटी भी होती है, डक्टिलिटी भी प्रॉपर्टी होती है और ब्रिटल भी होते हैं सॉलिड। तो ऐसा क्या होता है उनके डायग्राम में? ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि कुछ मटेरियल ब्रिटल हो जाते हैं, कुछ मटेरियल डक्टाइल हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इतनी बातें क्लियर है? अगर हुक्स लॉ का ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हैं। ये हुक्स लॉ का एक्सटेंशन या लोड इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, इसको ड्रॉ करो।